की वर्ण व्यवस्था में कौन से परिवर्तन आते हैं उसका अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं तो पाते हैं कि भारत में सामंतवाद के उदय ने भारत की जो परंपरागत चातुर्वर्ण व्यवस्था रही है उसको भी प्रभावित किया था। सामंतवाद के विकास से जात व्यवस्था का बंधन जो था वो काफी शिथिल पड़ गया था। समाज के उच्च और निम्न वर्ग का अंतर इस काल में धीरे धीरे समाप्त होने लगा था, क्योंकि सामंत अब किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता था। वस्तुतः हम पाते हैं तो देखते हैं कि सामंतवाद का भारतीय जात व्यवस्था पर जो प्रभाव था वो इतना सहज नहीं दिखाई पड़ता है। इस काल में हम सामाजिक स्थिरीकरण की दो प्रवृत्तियों के साथ एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर समाज में एक और उच्च और कुलीन वर्ग द्वारा वर्ण नियमों को कठोरता पूर्वक लागू करने का प्रयास किया गया था, वहीं पर इस युग में व्यवस्थाकारों ने विभिन्न जातियों और वर्गों के मिश्रण से बने लोगों को विभिन्न जातियों में समायोजित करने का प्रयास किया था। शासक और सामंत वर्ग को वर्ण व्यवस्था में समाहित कर आदर्श और यथार्थ के बीच समन्वय स्थापित करने का भी कार्य इसी काल में पाया गया है। सामंतवादी प्रवृत्तियों के विकास के साथ साथ भूमि संपत्ति, सामरिक गुण, राजाधिकार आदि सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा के प्रमुख आधार बन गए थे। यहाँ तक कि ब्राह्मण वर्ग भी इन्हीं की ओर अब आकर्षित होने लगा था। समाज के प्रथम दो वर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय इस अवधि में एक दूसरे के काफी निकट आ गए थे। इसी प्रकार से अंतिम दो वर्ण वैश्य और शूद्र भी आपस में निकट आ गए थे। अब जो चार वर्ण की व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय अब एक वर्ग में आने लगे थे और वैश्य और शूद्र जो वर्ग है वो दूसरे वर्ग में जाने लगे थे। अब ये चार वर्णों की व्यवस्था धीरे धीरे दो वर्गों में बंटने लगी थी और यही बंटवारा जो दिखाई पड़ता है वही हमें अब आगे भी धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगा था। दोनों के बीच में अब अंतर जो था वो काफी बढ़ गया था और समाज का ये द्विविभागीकरण इस काल में पहले समय की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा था। सामंतों के रहन सहन का समाज का जो कुलीन वर्ग है उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। सामंत वैभव और विलास का जीवन व्यतीत करते थे। समाज के कुलीन वर्गों ने भी सामंतों का अनुकरण प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण श्रम को इस काल में घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा था। सामंतों के समान ही ब्राह्मण भूस्वामी भी बहुसंख्यक दास दासियों को अपनी सेवाओं में रखने लगे थे। तो इस प्रकार से इस काल में कुलीन वर्ग एक दूसरे के श्रम पर ही निर्भर होने लगे थे, अर्थात वो अब अपना कुछ काम नहीं करना चाहते थे और श्रमिक वर्ग पर ही आश्रित हो गए थे। और इसी के कारण भारत की वर्ण व्यवस्था में कठोरता और नवीन वर्गों का हमें उदय दिखाई पड़ता है। इस उदय में अगर हम देखते हैं नवीन वर्गों का, हमने आपको एक लाइन बताया है कि जो चार वर्ग थे अब इसमें नवीन वर्ग का भी उदय हो गया था। 8वीं शताब्दी के समाज में इस्लाम धर्म का हम देखते हैं तो भारत पर प्रभाव पड़ने लगा था।
सामाजिक समानता के सिद्धांत ने जो भारत में पहले से चली आ रही चतुर्वर्ण व्यवस्था थी उसको उस समय गंभीर चुनौती प्रदान किया था और इसके कारण भारत के हिंदू समाज में रूढ़िवादिता की वृद्धि हो गई थी। हम देखते हैं तो पाते हैं कि इस काल के लेखकों और विचारकों ने भी इस स्थिति की तुलना कलयुग से किया है। समाज में शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से विवाह, खान पान और छुआछूत के नियम अब काफी कड़े कर दिए गए थे। अंतर जातीय विवाहों का प्रचलन इस काल में बंद हो गया था और सामाजिक संबंध इस समय में पूर्णतः संकुचित होने लगे थे। अंतर जातीय खान पान पर भी प्रतिबंध लग गया था। ब्राह्मणों के लिए इस काल में अन्य वर्णों के यहाँ भोजन करना और उसमें आपात स्थिति को छोड़ करके जो है उसको रोक दिया गया था। इस प्रकार से समाज में हम देखते हैं कि तो छुआछूत की भावना का काफी प्रबल विकास हुआ था। क्षेमेंद्र के विवरण से हमें पता चलता है कि यही भावना और यही चीजें लोगों में अब आपस में दुर्भावना पैदा करने लगी थी। ये लोग अपने संबंधियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं करना चाहते थे। इसी प्रकार से अलबर्नी भी बताता है कि जब दो ब्राह्मण भोजन करने बैठते थे तो वो अपने बीच में कोई कपड़ा रख देते थे अथवा कोई लकीर खींच देते थे। ब्राह्मणों के कुछ वर्ग इस काल में इतने अधिक रूढ़वादी हो गए थे कि जो ब्राह्मण जैन आदि अन्य वैदिक धर्म से हट करके धर्मों को स्वीकार कर लेते थे उन्हें वो अब कुजात समझने लगे थे। विदेश यात्रा करने पर, विदेशियों से संपर्क स्थापित करने पर इस काल में रोक लगा दी गई थी। विभिन्न जातियों तथा उपजातियों की भी उत्पत्ति होने के कारण सामाजिक व्यवस्था अब हमें काफी जटिल दिखाई देने लगी है, क्योंकि इस काल में अब जात प्रथा की रूढ़ियों को मान्यता देना चालू कर दिया था और 11वीं 12वीं शताब्दी के जो जैन आचार्य हैं या शाक्त लोग हैं या तांत्रिक संप्रदाय के लोग हैं या चवार्क आदि जात के हैं, इन लोगों ने भी जात प्रथा और उसके प्रतिबंधों का विरोध करते हुए कर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया था। उन्होंने ब्राह्मणों की जातिगत श्रेष्ठता और उनके अहम भावना की खिल्ली उड़ाई थी। इस काल में हम देखते हैं तो गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म काफी लोकप्रिय पाया जाता है, लेकिन जैन धर्म में भी इस काल में रूढ़िवादिता आ गई थी। लोग जात संबंधी विचार और उन भावनाओं से भी प्रेरित होने लगे थे, लेकिन जैनियों में जो जाति भावनाओं का विचार था वो हिंदू धर्म की अपेक्षा काफी उदार रहा है। जैन आचार्य अमितगत जो कि 11वीं शताब्दी के रहे हैं, उन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया था कि जाति का निर्धारण आचरण के आधार पर किया जाएगा, जन्म और वंश के आधार पर नहीं। हम पाते हैं तो बौद्ध ग्रंथ लटक मेटक या उसमें भी लटक मेलक, उसमें भी जाति प्रथा और छुआछूत की निंदा की गई थी। इसी प्रकार से शाक्त, तांत्रिक और अन्य सिद्ध संप्रदायों ने भी जाति प्रथा का विरोध चालू कर दिया था। इसी प्रकार का विरोध चवारकों द्वारा भी किया जाने लगा था। दक्षिण का जो लिंगायत संप्रदाय था उसके आचार्य बासों ने भी परंपरागत जात व्यवस्था का खंडन करके
मनुष्यों को समानता का उपदेश दिया था। तो अब पूर्व मध्यकालीन समाज में उदार विचारकों और सुधारवादियों का भी अभाव हम नहीं पाते। प्रत्यकल्पतर पुस्तक से भी पता चलता है कि इस समय सभी जातियों के लोग तीर्थ यात्रा पर जाने लगे थे और सम्मिलित रूप से एकत्रित होकर के पुराण का श्रवण करते थे। 12वीं शताब्दी तक समाज में जाति प्रथा के विरोध में जो भावना प्रबल होती है, उसके लिए निम्न वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार होना भी एक प्रमुख कारण रहा है। पूर्व मध्यकाल में कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य आदि की उन्नति हमें दिखाई पड़ने लगती और इसके कारण निम्न वर्ग के लोग सामाजिक दृष्टि से हेय होने के बाद भी आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली होने लगे थे। उन्होंने जाति प्रथा के कड़े नियमों और प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया था। इसी प्रकार से पौराणिक हिंदू धर्म को त्याग कर अधिकतर लोग अब नास्तिक धर्मों की तरफ जाने लगे थे या उसके अनुयायी होने लगे थे। इसके कारण समाज के उच्च वर्ण में अब निराशा का माहौल व्याप्त हो गया था। सामाजिक परिवेश में परिवर्तन के कारण पूर्व मध्य युग में परंपरागत वर्णों के कर्तव्यों में भी अब नए सिरे से कार्य निर्धारण होने लगा था। हम देखते हैं तो पराशर स्मृति में कृषि को ब्राह्मण वर्ण की वृत्ति कहा गया है। अभी तक के जितने शास्त्रकार थे, उन्होंने आपात स्थिति में ब्राह्मणों के लिए कृषि का विधान किया था। टीकाकार माधवाचार्य ने भी बताया है कि कलयुग में आपद धर्म हो सामान्य धर्म बन जाता है। अब इस समय धर्म की कोई विशिष्टता नहीं होती। पूर्व मध्यकाल में अधिकांश ब्राह्मणों ने कृषि करना और कराना प्रारंभ कर दिया था। भूमि दानी जो ग्रहण किए हुए, भूमि का दान जो ग्रहण किए हुए कुलीन ब्राह्मण थे, वो अब इस काल में ही शूद्रों से कृषि का कार्य करवाते थे। इस प्रकार से समाज में अब परिवर्तन हमें दिखाई पड़ने लगे थे। इसी प्रकार से दूसरा वर्ण जो क्षत्रिय वर्ण था, अब इस काल में दो वर्गों में बट गया था। अभी तो तुमने आपको ब्राह्मणों का बताया कि जो उनकी रूढ़वादिता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी और वो कृषि का कार्य करने लगे थे। लेकिन क्षत्रिय वर्ग भी अब दो भागों में बट गया था। पहला जो क्षत्रिय वर्ग था वो शासक वर्ग या जागीरदार का वर्ग रहा है और दूसरा सामान्य क्षत्रिय वर्ग बन गया था। हम पाते हैं तो मिलता है कि पराशर ने कृषि को सामान्य क्षत्रियों की वृत्ति कहा है। बृहद पुराण में ब्राह्मणों को पूजा और क्षत्रियों के प्रमुख कर्तव्यों में उनके कार्यों को भी कृषि में दिखाया गया है। अब इस काल में हम देखते हैं तो वैश्य और शूद्र अब ये दोनों लोग लगभग समानता के कार्य करने लगे थे। कृषि, वाणिज्य और शिल्प अब इन दोनों वर्गों का व्यवसाय हो चुका था और कृषि पर तो अब सभी वर्णों का अधिकार माना जाने लगा था। तो ये समाज अब जो दिखाई पड़ता था वो एक कृषि मूलक समाज दिखाई पड़ता था, जो सामंतवाद के प्रतिष्ठित होने के कारण भारत में अब अधिक स्पष्ट हो गया था। भूमि के दानों की अधिकता के कारण भूमि और शक्ति का जो असमान वितरण था, उसके कारण भी भारत में समाज में कई अन्य नए वर्गों का उदय होता है और इसके लिए परंपरागत व व्यवस्था में स्थान खोजने के प्रयास में हम देखते हैं तो पाते हैं
कि पूर्व मध्यकाल के व्यवस्थाकारों ने सामंतों के भी वर्गों का बंटवारा कर दिया था और सामंतों को उनके गांव पर हुए अधिकारों के आधार पर उनका श्रेणियों का बंटवारा किया गया था। जहां पर पहले सामंत होते थे वहां अब महामंडलेश्वर होने लगे थे और महामंडलेश्वर के पास गांव के आधार पर बंटवारा हुआ था तो इनके अधीन 1,00,000 गांव माने गए थे कि जिसके पास 1,00,000 गांव का सामंत होगा वो महामंडलेश्वर होगा। इसी प्रकार से मांडलिक होने लगे थे और मांडलिक के पास जो होता था वो 50,000 गांव होता था। अगला जो होता था वो महासामंत होता था और महासामंत के पास अब जो गांव होते थे जो 20,000 गांव वाले थे वो महासामंत कहलाते थे। सामंत वो कहलाते थे जिनके पास 10,000 गांव होते थे। लघु सामंत भी पद होने लगा था और लघु सामंत के पास 5,000 गांव होते थे और जो इसके बाद होता था उसे चतुरांश का कहते थे, चतुरांश का। और इनके पास जो गांव होता था वो 1,000 गांव होता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामंतों का भी अब उनके गांव और उनके भूमि के अधिकार पर श्रेणीकरण होने लगा था। इसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं तो 50, 20, 3, 2 और 1 गांव के अधिकार वाले भी सामंतों का उल्लेख मिलता था। चतुरांश का समझ लो कि छोटे राजा जैसे होते थे और उनके नीचे राजपुत्रों की गणना की जाती थी जो कि गांव के प्रमुख होते थे। तो इससे प्रतीत होता है कि सामंत श्रेणियों में क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण के भूस्वामी भी अब शामिल होने लगे थे। कारीगर और व्यापारी भी इस काल में सामंत की उपाधियों को धारण करते थे। ठाकुर, राउत, नायक, रणक आदि उपाधियों को भी वो धारण करने लगे थे। इसके कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी और अब ये शब्द केवल क्षत्रिय वर्ण के लिए ही सीमित नहीं था बल्कि अन्य जाति के भी भूस्वामी और प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारी भी ठाकुर, राउत, नायक, रणक आदि उपाधियों को धारण करते थे। हम देखते हैं तो पाते हैं कि पूर्व मध्यकाल में बढ़ते हुए भूमि अनुदानों के संबंधित कागज या पन्नों को सुरक्षित रखने के कार्य के लिए भारत में लिपि के एक विशिष्ट वर्ग का उदय हुआ था जिसे कि कायस्थ बोलते थे। कायस्थ जो होते थे ये जो सामंतों का जो वो होता था भूमि का जो अनुदान होता था या भूमि का जो लेन देन होता था उनके पेपर्स को अपने पास सुरक्षित रखते थे और यही कायस्थ कहलाते थे। पहले ये कार्य उच्च वर्ण के शिक्षित लोग करते थे लेकिन बाद में इसके लिए एक पद का सृजन होता है और कायस्थ वर्ग परंपरागत लिपिक और लेखकों का वर्ग बन जाता है। साहित्यिक और अभिलेखीय प्रमाणों से पता चलता है कि 8वीं सदी तक कायस्थ शब्द का प्रयोग राजकीय उपाधि और पद के लिए किया जाता था लेकिन 9वीं शताब्दी तक आते आते हमें लेखों में विभिन्न कायस्थ कुल जैसे कि गोंड, माथुर, श्रीवास्तव, निगम आदि का उल्लेख मिलने लगता है। इन कुलों ने ये पहले कुल थे, इन कुलों के द्वारा अब जाति का रूप धारण कर लिया जाता है और इनकी अब अलग अलग जातियां बन जाती हैं।
अपनी योग्यता के बल पर ये अपने प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त करते हैं और शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी ये प्रमुख स्थान को प्राप्त करते हैं। कुछ क्षेत्रों में इन कायस्थों के द्वारा ठाकुर की उपाधियों को धारण किया जाता है। ये लोग उस काल में काफी समृद्ध अवस्था में होते हैं और इनके द्वारा ब्राह्मणों के लिए मंदिर और बौद्धों के लिए मठों का निर्माण कराया जाता है। तो इस प्रकार प्राचीन कुलीन वर्ग के लोगों के लिए उनकी चिंता का कारण ये जो पद होते हैं बनते हैं, क्योंकि अब ये पद धीरे धीरे जात का रूप धारण करने लगते हैं। पहले कायस्थों के पदों पर ब्राह्मण वर्ग को अधिक बैठाया जाता था और कायस्थों द्वारा उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त करने के कारण ब्राह्मणों का अब उस पदों पर अधिकार समाप्त होने लगा था और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने लगी थी। तो इस प्रकार से अब शासन में लिखा पढ़ी का जो कार्य था वो कायस्थों के द्वारा किया जाना। 8वीं शताब्दी के पहले भूमि अनुदान के जो पेपर रखे जाते थे उसकी जो रखरखाव था उस समय वो ब्राह्मण वर्ग के अधीन था, अर्थात उस पद पर ब्राह्मण के वर्ग के ही लोग बैठते थे। लेकिन जब 8वीं शताब्दी में कायस्थ नामक एक राजकीय पद का सृजन होता है तब भी इसमें जो बहुसंख्यक भर्ती होती है, बहुसंख्यक जो रखे जाते हैं वो ब्राह्मण ही रहते हैं, लेकिन अब उनका पद कायस्थ हो जाता है। धीरे धीरे ये कायस्थ पद का जो संगठन है वो अपने आप को एक अलग कायस्थ नामक पद के हिसाब से वो अपना एक संगठन बनाता है और वही संगठन समय के साथ बदलते बदलते कायस्थ नामक वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस हिसाब से समझा जा सकता है कि कायस्थ वर्ग में या कायस्थ पद में उस समय जो अधिकतम संख्या थी वो ब्राह्मण लोगों की ही रही है, अर्थात ये कोई पृथक पद नहीं था और ये जो कायस्थ पद था उस पर बहुसंख्यक ब्राह्मण थे और कुछ संख्या में अन्य वर्ण व्यवस्था के लोग समाहित थे। तो जो ब्राह्मणों का ही ये एक वर्ग ऐसा था जो कायस्थ के पद में जो है कन्वर्टेड हो जाता है या बदल जाता है और ये पद नाम जो है आगे चल करके वर्ण व्यवस्था में एक अलग वर्ग बन जाता है। तो आज के वीडियो में हमने वर्ण व्यवस्था के संक्रमण काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में क्या परिवर्तन हुआ था इसका अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम इसी वर्ण व्यवस्था के जो दूसरे वर्ग हैं वैश्य और शूद्र उनके बीच में क्या परिवर्तन होता है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।